हाँ नमस्कार बेटाओ। अब अपना अगला लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर दिया था और तीसरे चैप्टर का नाम क्या बताया था? पादप जगत। ठीक है, उसमें हमने पादपों को 5 समूहों में बांटा था और उनमें पहला समूह कौन सा था? शैवाल। शैवाल के सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे और सामान्य लक्षणों में हम कहाँ तक आ गए थे? जनन तक। तो सामान्य लक्षणों में लास्ट में लक्षण पढ़ा था कल पिछले लेक्चर में, वो कौन सा था? शैवालों में जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से होता है। अलैंगिक व लैंगिक, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कायिक जनन को भी जोड़ सकते हैं, कायिक, अलैंगिक व लैंगिक, क्योंकि पौधों में, जंतुओं में तो कायिक जनन या जो अलैंगिक जनन है उसी का एक प्रकार होता है कायिक जनन। लेकिन जब हम स्पेशली पौधों के लिए पढ़ते हैं तो कायिक जनन को एक अलग प्रकार मानते हैं। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। विधियों द्वारा होता है, ये था पॉइंट। अब हमको क्या करना है? इससे आगे चलना है। इससे आगे क्या रहेगा? अगला पॉइंट, कायिक जनन जो होता है शैवालों में, उसकी विशिष्ट विधि है कौन सी? खंडन। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है ना। खंडन विधि क्या होती है? जैसे हम एक शैवाल जिसका सुकाय कैसा है? तंतुनुमा, स्पाइरोगायरा का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे स्पाइरोगायरा तंतुनुमा शैवाल होता है, ये किसी कारण से खंडों में टूट गया। मान लीजिए कितने खंड हो गए? 2। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ये खंड विकसित होकर के नया स्पाइरोगायरा बनाएगा और ये खंड विकसित होकर के दूसरा नया स्पाइरोगायरा बनाएगा। ठीक है बेटा। यानी प्रत्येक खंड, कोई भी शैवाल का सुकाय, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तंतुनुमा हो, बहुकोशिकीय हो, बड़े आकार के हो, किसी भी कारण से यदि शैवाल का सुकाय खंडों में टूट जाता है तो बनने वाला प्रत्येक खंड नए शैवाल सुकाय का निर्माण कर लेता है। इसी को कहते हैं खंडन विधि। क्या कहते हैं? खंडन विधि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है अलैंगिक जनन। जनन चल बीजाणुओं, अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। द्वारा होता है। अब ये चल और अचल बीजाणु क्या है? इनमें आप ध्यान दीजिए, चल का मतलब होता है गतिशील, चल माने चलने वाला, और बीजाणु यानी अलैंगिक गोलाकार सूक्ष्म बीजाणु संरचनाएं बनती हैं, जिनमें क्या होगा? जैसे कुछ बीजाणु तो बनेंगे इस प्रकार से, और इनमें तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को कहते हैं कशाभिका। क्या कहते हैं? कशाभिका। इन कशाभिकाओं का कार्य क्या होता है? जैसे ये कोशिका तरल माध्यम में है, जल में, तो कशाभिकाएं उस तरीके से काम करती है जैसे किसी नाव के जो चप्पू होते हैं वो कार्य करते हैं। उन नाव के चप्पुओं में मूवमेंट करने से क्या होता है? नाव गति करती है आगे की ओर। उसी तरीके से फ्लैजिला या कशाभिका
क्या होंगे, तरल माध्यम में यानी जल में मूवमेंट करते हैं और उससे ये बीजाणु होता है वो कैसा हो जाता है, गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो इनमें गति पाई जाती है कसाविकाओं के कारण, इसलिए इनको चल बीजाणु कहा जाता है। और यदि बीजाणु में कसाविकाएं क्या हो, अनुपस्थित हो, तब ये बीजाणु कैसा हो जाएगा, अचल, फिर इसमें गति नहीं होगी, अगतिशील, अचल बीजाणु हो जाएगा। ठीक है, अब ये बीजाणु क्या करते हैं, इनमें अंकुरण की क्रिया होगी, अंकुरण, और क्या बनाएंगे, नया शोकाय, क्या बनाते हैं, नया शोकाय का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, चाहे बीजाणु चल बीजाणु हो वो भी अंकुरण करेगा एक आधार पर उपस्थित होकर के। जैसे बीजाणु गति करता हुआ कहाँ पहुंच गया, किसी आधार पर पहुंचने के बाद उसमें अंकुरण की क्रिया होगी और अंकुरण होने से नया शोकाय बनेगा। अचल बीजाणु किसी आधार पर पहुंच करके अंकुरण करेगा और क्या बना लेगा, नया शोकाय बना लेगा। तो अलैंगिक जनन में शैवालों में क्या बनते हैं, चल बीजाणु या अचल बीजाणु। अब ये कैसे डिसाइड हो कि किन शैवालों में चल बीजाणु बनेंगे और किन शैवालों में अचल बीजाणु बनेंगे। तो इसके डिसाइड में क्या होगा, ऐसे शैवाल जो पूर्णतः जल में पाए जाते हैं उनमें चल बीजाणु निर्मित होते हैं, क्योंकि वहां जल उपस्थित होता है, तरल माध्यम उपस्थित होता है बीजाणुओं को गति करने के लिए। और ऐसे शैवाल जो नमी युक्त स्थल पर पाए जाते हैं उनमें बनते हैं अचल बीजाणु, क्योंकि उस स्थल में नमी है, केवल जल की अधिकता नहीं है। तो चल बीजाणु यदि कसाविका युक्त चल बीजाणु भी बनेंगे तब भी उनमें गति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको तरल माध्यम नहीं मिलेगा। इसलिए नमी युक्त स्थलीय आवास पर जो शैवाल पाए जाते हैं उनमें अचल बीजाणु बनते हैं और पूर्णतः जलीय शैवालों में क्या बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। ठीक है बेटा, अगला अब आते हैं लैंगिक जनन पर। तो लैंगिक जनन जो होता है, इसमें लैंगिक जनन में कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहली बात, इनके जो जननांग होते हैं, जननांग यानी नर जननांग और मादा जननांग, वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। यानी जननांग कितनी कोशिकाओं के बने होंगे, एक कोशिका के। तो जननांग एक कोशिकीय हो गए वह। और दूसरी विशेषता क्या है, आवरण रहित होते हैं, यानी जननांगों के चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। अब आवरण शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि शैवालों के बाद जब ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइटों में जननांगों के चारों ओर आवरण पाया जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, शैवालों में आवरण नहीं पाया जाता। अगला दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, इसमें जो शैवालों में नर जननांग होता है उसका नाम होता है क्या, पुदानी। क्या कहते हैं उसको, पुदानी। और मादा जननांग कहलाता है स्त्री धानी। क्या कहलाता है, स्त्री धानी। ठीक है, नर जननांग पुदानी और मादा जननांग क्या हो गया, स्त्री धानी हो गया। अब पुदानी जो कि नर जननांग है, इसमें निर्माण होगा किसका, नर युग्मकों का। किसका निर्माण होगा, नर युग्मकों का। और नर युग्मकों का जो नाम होता है शैवालों में वो होता है पुमड़ु। क्या नाम होता है, पुमड़ु। पुमड़ु कैसे होते हैं, ये पुमड़ु
कशाभिका युक्त होते हैं, यानी इसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो कोमड़ू कैसे हो गए? गतिशील हो गए, तरल माध्यम में गति कर सकते हैं। तो कोमड़ुओं में क्या उपस्थित होती है? कशाभिकाएं। और मादा जननांग जो स्त्रीदानी होता है, इस स्त्रीदानी में मादा युग्मक क्या बनती है? अंड कोशिका का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अंड कोशिका का, यानी नर युग्मक कोमड़ू हो गए जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, यानी ये गतिशील होते हैं। और मादा युग्मक क्या हो गए? अंड कोशिका हो गए जिनमें क्या होता है? कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है, अगतिशील होते हैं और गोलाकार होते हैं। अब इसके बाद मिटा देते हैं अपन इन सब चीजों को। तो कहां तक आ गए अपन? नर युग्मक कोमड़ू और मादा युग्मक अंड कोशिका, दोनों युग्मक बन गए। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है, संलयन का मतलब निषेचन की क्रिया होती है, तो इनके संलयन या निषेचन से, यहां लिख देंगे अपन संलयन, संलयन की क्रिया से बनता है एक संरचना जिसका नाम होता है निषितांड, है ना? क्या नाम होता है? निषितांड। निषितांड शैवालों में किसको नाम दिया गया है? युग्मज को। सामान्य जो लैंगिक जनन पढ़ते हैं उसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मज बनता है। लेकिन शैवालों में इसको नाम दिया गया है क्या? निषितांड। क्या नाम दिया जाता है? निषितांड। ठीक है। अब निषितांड क्या करता है? अंकुरण करता है। निषितांड में क्या होगा? अंकुरण, और अंकुरण होने से क्या बनेगा? नया सुकाय, नया शैवाल सुकाय बन जाता है। क्या हो जाता है? नया शैवाल सुकाय बन जाता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया शैवालों में इस तरीके से होती है। ठीक है। अब बात आती है लैंगिक जनन के प्रकार। शैवालों में लैंगिक जनन कई प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि शैवालों की जो संरचना पढ़ते हैं अपन, शैवालों में जो क्या पढ़ते हैं अपन, उस शैवालों की रेंज पढ़ते हैं, परास पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है? शैवाल एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक पढ़े हमने सामान्य लक्षणों में। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक पढ़ने का मतलब हो गया कि इनमें लैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी कुछ अलग अलग प्रकार की होती होंगी। जैसे एक कोशिकीय शैवाल है, उसमें लैंगिक जनन अलग प्रकार से होता होगा। बहुकोशिकीय शैवाल है, उसमें लैंगिक जनन अलग प्रकार से होता होगा। तो इस तरीके से प्रकृति में जो वनस्पति पूरी पाई जाती है, पूरी वनस्पति, उस पूरी वनस्पति को लेकर के लैंगिक जनन के कुछ प्रकार बनाए गए हैं। वो कितने हैं? देखिए, नाम बता दो। पहला एक होता है स्वयं युग्मन। लैंगिक जनन के प्रकार है, बेटा ध्यान रखना, स्वयं युग्मन। दूसरा पूर्ण युग्मन। तीसरा सम युग्मन। चौथा असम युग्मन। और पांचवा होता है विषम युग्मन। कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। एक एक करके अपन देखते हैं इसमें होता क्या है। पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन और पूर्ण युग्मन, ये दोनों प्रकार ऐसे हैं जो केवल, या अपन स्वयुग्मन को छोड़ भी दें, लेकिन जो पूर्ण युग्मन है ये
सदैव एक कोशिकीय शैवालों में ही होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय शैवालों में। पहले पर स्वयुग्मन देखते हैं। क्या लिखा हमने? पहला प्रकार स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन में आप थोड़ा सा इस शब्द का अर्थ निकालें तो दो शब्द हैं इसमें, स्वय और युग्मन। स्वय माने होता है स्वयं का और युग्मन माने होता है संलयन। ठीक है, संलयन किसका होता है? नर और मादा युग्मकों का। ठीक है, तो ऐसे शैवाल या ऐसे पादप का जिनमें संलयन की क्रिया जनबी केंद्रकों की या युग्मकों की होती है, वो किसके हो? स्वयं के हो दोनों। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन क्या ले लेते हैं? कवक का उदाहरण ले लेते हैं। कवकों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कवक तंतु है और मान लीजिए एक कवक तंतु में दो केंद्रक उपस्थित है, दो केंद्र की कोशिका है, होती है कवकों में। कोशिका के अंदर कितने केंद्रक है? दो। दोनों केंद्रक कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के। तो क्या होगा? इन दोनों केंद्रकों में आपस में क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा, और संलयन होने से क्या होगा? इस तरीके से एक केंद्रक निर्मित हो जाएगा। अब ध्यान देना, दोनों केंद्रक जो भिन्न प्रकार के हैं संलयित हुए, तो संलयित होने वाले दोनों केंद्रक किसके? एक ही कोशिका के। किसके हैं? एक ही कोशिका के हैं, या हम ये कह सकते हैं एक ही कवक तंतु के हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्वयं का संलयन, स्वयं के केंद्रकों का संलयन। ठीक है, तो ये होता है स्वयुग्मन। दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा दे रखा है, पहला हो गया, अब दूसरा पूर्ण युग्मन। इसमें भी दो शब्द हैं, अर्थ निकालते हैं तो पूर्ण माने संपूर्ण और युग्मन माने संलयन। ठीक है, इसमें उदाहरण ले लिया हमने एक कोशिकीय शैवाल, जैसे एक शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है बेटा? क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास की जो शैवाल कोशिकाएं होती हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं, कशाविकाएं पाई जाती हैं इनमें। ठीक है, केंद्रक होगा और ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऐसी समझना। अब क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास को हम कह रहे हैं कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, मतलब संपूर्ण शैवाल किसका बना होगा? एक कोशिका का। यानी इस एक कोशिका को हम क्या कहेंगे? क्या है? एक क्लेमाइडोमोनास है। क्या है ये? एक क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ऐसे मान लो दूसरा, इसमें भी वही स्थिति है। कितने हो गए? ये दो क्लेमाइडोमोनास हो गए। कितने हो गए बेटा? दो क्लेमाइडोमोनास हो गए। अब क्या होता है? ये दोनों क्लेमाइडोमोनास 2, 4, 6 कितनी भी संख्या हो सकती है, ये क्या करते हैं? कुछ समय के लिए अपना कायिक जीवन व्यतीत करते हैं। कायिक जीवन का अर्थ होता है कि जैसे इनका निर्माण हुआ तो ये क्या करेंगे? अपने कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ाएंगे, अपने आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे, अपने कोशिका का आकार बढ़ाएंगे, यानी इनमें ग्रोथ होती है। जब तक इनमें ग्रोथ होती है तब तक तो ये क्या करेंगे? कायिक जीवन हुआ इनका। लेकिन जनन के समय क्या होता है? जनन के समय ध्यान रखो, जितने भी युग्मक पढ़ते हैं पर नर और मादा, युग्मक का मतलब भी क्या होता है? एक कोशिका। युग्मक का मतलब क्या होता है? एक कोशिका होता है। जैसे नर युग्मक क्या होता है? एक कोशिका होती है। मादा युग्मक क्या होता है? एक कोशिका होती है। क्लेमाइडोमोनास का मतलब क्या है? यहाँ पर एक कोशिका है। तो जनन के समय ये संपूर्ण पूरा क्लेमाइडोमोनास, भले ही एक कोशिका का है लेकिन अपन तो क्या कहेंगे इसको? पूरा एक क्या ही क्लेमाइडोमोनास। तो ये संपूर्ण क्लेमाइडोमोनास किस रूप में कार्य करना शुरू कर देता है? युग्मक के रूप में कार्य करेगा।
ठीक है, ये युग्मक के रूप में कार्य कर रहा है तो जनन के समय ये भी युग्मक के रूप में कार्य करेगा, और जब दोनों युग्मक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में संपूर्ण सुकाय क्या कर रहा है, संलयन की क्रिया में भाग ले रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पूर्ण युग्मन। पूर्ण माने पूरा सुकाय, युग्मन माने संलयन कर रहे हैं। दो पूर्ण सुकाय, पूरे सुकाय क्या कर रहे हैं, आपस में संलयन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया पूर्ण युग्मन। अब दूसरा लेते हैं तीसरा, समयुग्मन। समयुग्मन दो शब्द इसमें भी है, सम माने समान और युग्मन माने संलयन। युग्मन माने संलयन। समयुग्मन, असमयुग्मन और विषमयुग्मन, ये तीनों जो विधियां हैं बहुकोशिकीय शैवालों में अपनाई जाती हैं। किसमें अपनाई जाती हैं, बहुकोशिकीय शैवालों में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एक्टोकार्पस एक शैवाल है, कौन सा, एक्टोकार्पस शैवाल है। अब इस एक्टोकार्पस शैवाल में नर और मादा युग्मक जो बनते हैं, नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, वो संरचना व व्यवहार में कैसे होंगे, समान, एक समान। संरचना और व्यवहार में कैसे होंगे, एक समान। जैसा नर युग्मक होगा बिल्कुल वैसा ही क्या होगा, मादा युग्मक, यानी उनको नर और मादा के रूप में विभेदित नहीं किया जा सकता है। जब नर और मादा युग्मक कैसे हो गए, संरचना और व्यवहार में एक समान हो गए, तो इनको क्या कह सकते हैं अपन, इनको कह सकते हैं समयुग्मक। कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, समयुग्मक। सम माने समान और युग्मक, युग्मक कैसे है, एक समान। और जब एक समान युग्मकों का संलयन होगा तब अपन उस क्रिया को क्या कहेंगे, समयुग्मन, यानी समान युग्मकों का संलयन। ठीक है, तो समयुग्मन में हमको ध्यान रखना है कि संलयित तो होने वाले नर और मादा युग्मक संरचना और व्यवहार में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं समयुग्मन। किसमें पाया जाता है, ये एक्टोकार्पस नामक शैवाल में पाया जाता है। दूसरा है, सम की जगह अपन क्या लगाते हैं, एक शब्द असमयुग्मन। असमयुग्मन का मतलब ए इसमें भी लग जाएगा, असमान संलयन, यानी युग्मक कैसे हो गए, असमान हो गए। असमान किसमें होंगे, असमान का मतलब नर और मादा युग्मक संरचना व व्यवहार दो ले रखे ना। अब यहां पर क्या होता है, संरचना में तो समान होंगे लेकिन संरचना में समान, लेकिन व्यवहार में कैसे होंगे, असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान। कैसे होंगे, जैसे नर युग्मक छोटे आकार का होगा, कशाभिकाएं उपस्थित होंगी, गतिशील होगा, है ना। ऐसे ही मादा युग्मक की संरचना लगभग नर युग्मक के समान होती है, लेकिन उसका व्यवहार क्या होगा, वो अगतिशील होगा, उसमें खाद्य पदार्थ संचित होंगे, है ना। तो इस वजह से फिर वो युग्मक भी क्या कहलाते हैं, असमयुग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असमयुग्मक। और असमयुग्मक का संलयन क्या कहलाएगा, असमयुग्मन, यानी असमान युग्मकों का संलयन। ठीक है, दोनों में अंतर करना है हमको। असमान में संरचना में समान, व्यवहार में असमान, और विषम युग्मन में अब ले लेते हैं हम, ये हो गया, ये हो गया। अब विषम युग्मन ले लेते हैं।
विषम युग्मन में क्या होता है, जो युग्मक होते हैं नर और मादा युग्मक, वो संरचना और व्यवहार दोनों में कैसे होते हैं, असमान होते हैं। संरचना और व्यवहार दोनों में कैसे होंगे बेटा, असमान होंगे। असमान मतलब जैसे नर युग्मक जो होगा वो क्या कहलाएगा, अभी हम जैसे पढ़ रहे थे पुमड़ू कैसे होते हैं, छोटे आकार के कशाभिका युक्त गतिशील। और मादा युग्मक को कहेंगे यहाँ पर क्या, अंडकोशिका कैसी होती है, गोलाकार कशाभिका विहीन अगतिशील, है ना। तो ये बिल्कुल अलग हो गए, संरचना में भी अलग है और व्यवहार में भी अलग है। जब कोई भी दो युग्मक नर और मादा संरचना और व्यवहार दोनों में अलग होते हैं तब उसको कहते हैं विषम युग्मक। आवृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी पौधे, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और कुछ शैवाल, इन सब में कौन सा लैंगिक जनन पाया जाता है, विषम युग्मन प्रकार का। कौन सा पाया जाता है, विषम युग्मन प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब सामान्य लक्षण पढ़ लिए अपन ने। सामान्य लक्षणों के बाद शैवालों का वर्गीकरण आता है। क्या आएगा, शैवालों का वर्गीकरण। तो आपके कोर्स में शैवालों को जो वर्गीकरण किया गया है, शैवालों को मुख्य रूप से 3 समूहों में या वर्गों में बांटा गया है। उनमें से पहला समूह जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्या नाम है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों का दूसरा नाम होता है, इनको कहते हैं हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, हरे शैवाल कहते हैं। ठीक है, इनके मुख्य लक्षणों में ध्यान रखना है कि एक तो इनमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक, दूसरा इनकी कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ। इनको अपन को क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, तो अब यहां पर दूसरा फिर एक सारणी बना देंगे अपन। दूसरे का नाम है फियोफाइसी, दूसरा वर्ग। फियोफाइसी वर्ग का दूसरा नाम होता है भूरे शैवाल। क्या नाम होता है, भूरे शैवाल। ठीक है भाई, भूरे शैवाल हो गया। और तीसरा होता है एक रोडोफाइसी। क्या नाम हो गया, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के सदस्यों को कहा जाता है लाल शैवाल। क्या कहते हैं, लाल शैवाल। ठीक है, अब इसमें ये जो शैवालों का वर्गीकरण हमने लिखा हुआ है, वर्गीकरण का मतलब है सभी शैवालों को 3 समूह में बांटा गया है। पहला क्लोरोफाइसी, जिनको हरे शैवाल भी कहते हैं। दूसरा फियोफाइसी, जिनको भूरे शैवाल भी कहते हैं। तीसरा रोडोफाइसी, जिनको लाल शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, हमें इनके क्या करने, मुख्य लक्षण, उनको हम क्या करेंगे, एक सारणी, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल या सारणी में क्या करेंगे, उनके 4 या 5 सबके तुलनात्मक रूप से लक्षणों को लिखेंगे ताकि ये हमें याद बने रहे सारणी के रूप में। यदि हम सामान्य लक्षणों को पॉइंट में लिखाएं, जैसे क्लोरोफाइसी के पॉइंट लिखो, फियोफाइसी के पॉइंट लिखो, रोडोफाइसी के पॉइंट लिखो, तो उनको याद करने में थोड़ी सी कठिनता हो सकती है। तो बजाय पॉइंट के अपन क्या करें, एक सारणी बना दें और उसमें 4 या 5 पॉइंट सबके जो होते हैं उनको तुलनात्मक रूप से उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो वो अपन को क्या रहेगा, याद बना रहेगा। तो इनको हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक आप, हमने जो आज जनन बताया आपको शैवालों में और लैंगिक जनन के प्रकार पढ़ाए और वर्गीकरण में ये 3 नाम तक आ गए। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके लक्षणों को सारणी के रूप में लिखेंगे,
और उनके उदाहरण भी लिखने हैं कि क्लोरोफाइसिया हरे शैवालों में कौन से शैवाल आते हैं, फियोफाइसिया भूरे शैवालों में कौन से शैवाल आते हैं, रोडोफाइसिया लाल शैवाल में कौन से शैवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पादप समूह कल एक पादप समूह पूरा हो जाएगा, कौन सा, शैवाल। फिर उसके बाद हमको दूसरा शुरू करना है ब्रायोफाइट। इस तरीके से हमको कितने पादप समूह पढ़ने हैं, 5। कितने पढ़ने हैं बेटा, 5। ठीक है, तो पहला जो पादप समूह है उसमें अभी एक या अपन ये मान लें आधा सा थोड़ा सा रह रहा है, उसको अपन कल पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।